तो पिछली क्लास में हमने हिंदी भाषा के कुछ गुणों पर चर्चा की थी। पहले गुण पे हमने चर्चा की थी, आपको मैंने बताया था कि भाषा के गुण कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला गुण जिस पे हमने कल चर्चा की थी वो थी भाषा की परिवर्तनशीलता, है ना। यहीं तक पढ़े थे हम लोग। भाषा के गुणों में सबसे पहला गुण था भाषा की परिवर्तनशीलता। भाषा बदलती रहती है, भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती है। ये सबसे पहला गुण जिस पे हमने कल डिटेल में थोड़ी चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि भाषा जो है वो अलग अलग कारणों से, अलग अलग घटकों के प्रभावों में आकर के अपना रूप बदलती है, जिसके अंतर्गत तीन प्रमुख बातें मैंने आपको बताई थी कि भाषा जो है ये अपना रूप बदलती है। भाषा अपना रूप बदलती है। एक हमने सबसे पहला कारण इसमें देखा था भाषा की परिवर्तनशीलता में। कल मैंने आपको तीन प्रमुख कारण बताए थे, याद होगा, याद है क्या? मान सिंह, नमस्कार भाई। हाँ, तो तीन प्रमुख कारण मैंने बताए थे। एक जो पहला कारण था वो था भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ना। दूसरा जो कारण होता है भाषा के परिवर्तनशील होने का वो है भाषा पर समय का प्रभाव, या इसी को आप मानवीय प्रवृत्ति से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति ही वो प्रमुख कारण है जो कि समय के कारण भाषा के प्रभाव में परिवर्तनशीलता के पीछे मुख्य भूमिका में होती है। तीसरा जो कारण होता है जिसके कारण भाषा अपना रूप बदलती है वो है भाषा पर सांस्कृतिक संक्रमण का प्रभाव। ये तीन ऐसे घटक हैं जिसके कारण शब्द, भाषा ये अपना रूप बदलते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, तो भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को कल मैंने आपको समझाया था कि एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए भी भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव दिखता है। दूसरी बात कि कोई भी भाषा हो वो कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकती, वो हमेशा अपने आसपास की भाषाओं से, बोलियों से निरंतर प्रभावित होती रहती है और इस कारण भी भाषा अपना रूप बदलती है। इसके उदाहरण के रूप में मैंने आपको छत्तीसगढ़ी का उदाहरण दिया था, छत्तीसगढ़ी का प्रमाण दिया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में कहीं ना कहीं उड़िया और जो मराठी भाषा है उसके प्रभाव में आकर के अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है, और अलग अलग नामों से वो उन भाषाओं को फिर हम जानते हैं। जैसे पूर्वी भाग में जब ओडिया भाषा के साथ छत्तीसगढ़ी का संक्रमण होता है तो वहां पर लरिया भाषा का विकास होता है, लरिया भाषा जन्मती है। वहीं पश्चिमी भाग की यदि हम बात करें तो पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ी और मराठी का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण के परिणाम स्वरूप आप ये देखते हैं कि वहां खलटाही भाषा विकसित होती है। तो क्षेत्रीयता का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अब भाषा पर दूसरा जो प्रभाव है जिसके कारण भाषा अपना रूप बदलती है वो है भाषा पर समय का प्रभाव पड़ना। भाषा समय के प्रभाव में आकर के अपना रूप बदलती है। आप इस चीज को उस सीक्वेंस से भी समझ सकते हो जो कि आप हिंदी के विकास क्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपने इस चीज को देखा होगा और कई बार एग्जाम में भी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि यहां से क्वेश्चन जब आता है तो एक क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है कि सर हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत है और यहां है हमारी हिंदी। तो ऐसा नहीं है सर कि संस्कृत जो है वो डायरेक्ट हिंदी में बदल गई हो, ऐसा नहीं है। इसके बीच में कई चरणों के बारे में आप जानते हैं। जैसे संस्कृत धीरे धीरे विकसित होती है और विकसित होकर के पाली भाषा बनती है, पाली भाषा और सरलीकृत होती है और प्राकृत भाषा के रूप में ढल जाती है। प्राकृत भाषा और सरलीकृत होती है और प्राकृत भाषा के
विखंडन से 7 अपभ्रंशों का विकास होता है। कालांतर में ये जो 7 अपभ्रंश है, इनसे अवहट्टों का विकास होता है, अवहट्टों का निर्माण होता है, और ये अवहट्ट फिर कालांतर में बदल करके हिंदी के रूप में परिणित होते हैं। ये सीक्वेंस आपने देखा होगा। अब ये सीक्वेंस बना ही क्यों, ये सवाल आता है मन में कि सर ये संस्कृत जो है वो धीरे 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 करके क्यों बदली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मानवीय प्रवृत्ति, जैसा मैंने आपको बताया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा फिनोमिना काम करता है, सबसे बड़ा घटक जो काम करता है, वो है सर मानवीय प्रवृत्ति। क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति यह कहती है कि आप कठिन शब्दों को सरल शब्दों के रूप में ले आओ, मतलब कठिन शब्दों को सरल करते जाओ और कठिन शब्दों को इस रूप में ले आओ कि वो आपके उच्चारण के लिए सरल हो जाए। और यही कारण है कि आप जो संस्कृत में क्षीर शब्द देखते हैं, उसको धीरे 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 करके आप क्षीर से खीर बना चुके हैं। वर्तमान में खीर शब्द ज्यादा प्रचलित है, क्षीर शब्द का प्रयोग आपको उतना सुनाई नहीं देता है। केवल कुछ पौराणिक संदर्भों में ही इसका आपको श्रवण होता है कि सर हाँ, क्षीर सागर नाम की कोई वस्तु थी। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आप देखते हैं क्षार। क्षार शब्द जो है ये उच्चारण करने में कठिन था, तो कठिन था तो धीरे 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 करके बदला, और बदल करके हमने इसको राख बना दिया, ये भी सरलीकृत हो गया। आज आप देखेंगे तो राख शब्द ज्यादा प्रचलित है, क्षार शब्द का अब उतना प्रयोग यहां पर नहीं होता है। ये आप केवल किताबों में, वो भी विज्ञान की किताबों में आप जाकर के देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द एक समय पर प्रचलित था करपट, वो बदल करके कपड़ा बन गया। क्यों बदला? क्योंकि करपट बोलना कठिन था, कपड़ा बोलना आसान है सर। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे शब्द मिलता है क्षीरक। क्षीरक शब्द आज उतना प्रचलित में नहीं है, प्रचलन में नहीं है जितना कि खीरा शब्द। खीरा शब्द ज्यादा प्रचलन में है, हम खीरा शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्षीरक शब्द का प्रयोग एकदम नगण्य हो गया है। वैसे ही हमारे लिए नारिकेल बोलना जब कठिन था, नारिकेल बोलना कठिन था, हम इसको सरलीकृत किए और वर्तमान में इसको हम प्रयोग करते हैं नारियल शब्द के रूप में। हमारे लिए इसी प्रकार से जब आप शब्द देखते हैं तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जैसे कपर्दिका बोलना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था, तो हमने इसको बदल करके कौड़ी बना दिया, कौड़ी बना दिया। तो ये जो शब्द हैं, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे करपट हो, चाहे क्षीर हो, चाहे क्षार हो, चाहे क्षीरक हो, नारिकेल हो, कपर्दिका हो, इनका व्यवहार करना थोड़ा सा कठिन है। जबकि आप उनके सरलीकृत रूप को देखिए, कपड़ा शब्द हो गया, खीर शब्द हो गया, राख शब्द हो गया, खीरा शब्द हो गया, नारियल शब्द हो गया, कौड़ी शब्द हो गया। इन शब्दों का प्रयोग करना इनकी तुलना में कहीं ना कहीं हमको ज्यादा आसान प्रतीत होता है। इसीलिए आज आप इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग धीरे 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 करके समाप्त हो गया है या कम हो गया है, या आपको कभी सुनाई दे जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे काम करती है ह्यूमन टेंडेंसी, मानवीय प्रवृत्ति। और मानवीय प्रवृत्ति यही कहती है कि भाई आप शब्दों को कठिन मत करो, बल्कि कठिन शब्दों को सरलीकृत करके उस सरल रूप को आप व्यवहार में लेकर के आ जाओ। और इसी कारण से हम शब्दों के रूप को बदलते जाते हैं, और जब शब्दों का रूप बदलता है तो स्वाभाविक सी बात है सर, भाषा भी बदल जाती है। भाषा की परिवर्तनशीलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण समय का प्रभाव भी है। और यही कारण, लेकिन ये घटना एकदम से भी नहीं होती है। इस घटना को घटित होने में आपको हो सकता है 100 साल लगे, हो सकता है 200 साल लगे, हो सकता है 500 साल लगे, 700 साल लगे। यह बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, और इसीलिए आप संस्कृत का जब आप विकास क्रम देखते हैं तो इसमें लगभग आपको सभी सभी श्रेणियों में लगभग 500-500, 700-700 सालों का अंतर स्पष्ट रूप से दिखता है। जैसे संस्कृत के बाद जब पाली आई तो संस्कृत 1500 ईसा पूर्व,
पाली का काल आप पढ़ते हैं लगभग 500 ईसा पूर्व। आप उसके आगे प्राकृत पढ़ते हैं तो ये पहली सदी के आसपास हमको दिखाई पड़ता है। आप अपभ्रंशों का काल पढ़ते हैं तो लगभग ये 10वीं सदी दिखाई पड़ता है। अवहट्टों का काल उसके बाद आता है और वर्तमान की हिंदी तक आते आते इसका रूप लगातार परिवर्तित होता रहा है। तो ये घटना समय के कारण होती है। इस कारण भी आप कहते हैं कि भाषा की परिवर्तनशीलता के पीछे समय एक प्रमुख कारक होता है, समय एक प्रमुख घटक होता है जिसके कारण भाषा अपना रूप बदलती है। तीसरा घटक है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण का सीधा सा मतलब होता है दो संस्कृतियों का आपस में मेल हो जाना। दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो वहां पर हमको जो घटना दिखाई पड़ती है उसको बोला जाता है सांस्कृतिक संक्रमण। सांस्कृतिक संक्रमण को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपकी संस्कृति को मैं नाम देता हूं संस्कृति क्रमांक 1, और दूसरी संस्कृति जो बाहरी संस्कृति है, जो बाह्य संस्कृति है, जो आगत संस्कृति है, उसको हम नाम देते हैं संस्कृति नंबर 2। तो जब भी दो संस्कृतियों का आपस में मेल होता है तो बिल्कुल यह घटना घटित होती है कि एक संस्कृति का सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति का सांस्कृतिक तत्व पहली संस्कृति में आता है। और इसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण लेन देन होता है वो होता है शब्दों का लेन देन। शब्दों का लेन देन होता है। एक संस्कृति के शब्द दूसरी संस्कृति में और दूसरी संस्कृति के शब्द पहली संस्कृति में आ जाते हैं। इससे होता यह है कि सर भाषा अपना रूप स्थायी नहीं रख पाती और भाषा अपना रूप बदल लेती है। तो यह है भाषा की परिवर्तनशीलता के पीछे तीसरा सबसे प्रमुख कारण। और इन तीनों कारणों में सभी भाषा शास्त्री एक मत से सहमत हैं कि भाई हां, ये तीनों ऐसे घटक हैं जिसके कारण भाषा अपना रूप बदलती है। यह है भाषा की परिवर्तनशीलता। दूसरा गुण है भाषा का, भाषा की यादृच्छिकता। हो सकता है यह शब्द आपको थोड़ा सा असहज कर रहा हो, लेकिन यह बहुत आसान सा शब्द है। जब आप इसको समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। ठीक है, भाषा की यादृच्छिकता। दुनिया की हर भाषा यादृच्छिक होती है, या यूं कहें कि दुनिया की हर भाषा में आपको यादृच्छिकता का गुण देखने को मिलता है। ये कंपल्सरली मिलेगा आपको। अब ये यादृच्छिकता है क्या सर? देखिए, आप यादृच्छिकता को दो तरीकों से समझ सकते हैं। आप भाषा की यादृच्छिकता को दो रूपों में देख सकते हैं। कैसे सर? देखिए, एक ही वस्तु का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होना। ठीक है, एक ही वस्तु का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होना यादृच्छिकता कहलाती है। जैसे जैसे मान लो हमारे पास हमारी दीवार में, हमारे घर की दीवार में एक वस्तु है जिसको हम हिंदी में कहते हैं खिड़की। खिड़की, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप जाएंगे तो इसी पर्टिकुलर वस्तु को बोला जाता है विंडो, बोला जाता है। इसी को अगर आप संस्कृत में जाएंगे तो इसी शब्द को, इसी वस्तु को बोला जाता है वातायन। वातायन बोला जाता है सर। वस्तु वही है, आप भाषा बदल रहे हो, वस्तु का नाम बदल रहा है। आप इसी वस्तु को छत्तीसगढ़ी भाषा में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी में इसको बोला जाता है सर दिरखा। छत्तीसगढ़ी में दिरखा बोलते। तो वस्तु वही है, वस्तु वही है। ये देखिए, ये दीवारों के बीच में एक खिड़की बनी हुई है ना, एक वस्तु बनी हुई है जिससे कि आप दीवार के उस पार देखते हैं सर। हाँ, ये वस्तु वही है। वो वस्तु सर अंग्रेजों के पास भी तो है, वो वस्तु संस्कृत बोलने वालों के पास भी था, वो वस्तु हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग के पास भी है। लेकिन वस्तु वही है, भाषा बदलने पर इस वस्तु का नाम बदल जाता है। जैसे आपके घर में पंखा लगा होगा, वो पंखा हिंदी में है, अंग्रेजी में वही वस्तु जो है वो फैन है सर। आप कुर्सी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में कुर्सी है, अंग्रेजी में वही वस्तु चेयर हो जाती है। क्यों होता है? वो होता है सर भाषा की यादृच्छिकता के कारण। क्योंकि दुनिया की हर भाषा, दुनिया की हर भाषा
यादृच्छिक होती है। दुनिया की हर भाषा में आपको यादृच्छिकता देखने को मिलती है, हर भाषा में मिलेगी आपको। तो ये भाषा की यादृच्छिकता का पहला नमूना। भाषा की यादृच्छिकता को आप दूसरे तरीके से और कैसे देखते हैं? भाषा की यादृच्छिकता को आप दूसरे तरीके से ऐसे देखते हैं सर कि वस्तुओं के नामकरण के पीछे तर्क का अभाव होता है। नामकरण में तर्क का अभाव होता है, लॉजिकल नहीं होती सर बातें, वहां पर तर्क की बात नहीं होती है। आप नाम रखते हैं किसी वस्तु का, आप नाम रखते हैं किसी वस्तु का और वो नाम चला आता है, बस। आप ये विचार नहीं करते हैं कि मैं इस वस्तु का ये नाम रखूंगा क्योंकि इसमें ये गुण है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वस्तु का रैंडमली एक नाम रख देते हैं और वो नाम पीढ़ी दर पीढ़ी क्षेत्र के हिसाब से वो चला आता है सर। जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है कुर्सी। अब मैं आपको ये पूछूं कि कुर्सी को कुर्सी ही क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे आपके पास मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं होगा। मैं जानता हूं आपके पास इसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुर्सी को कुर्सी पे कहने के पीछे कोई रीजन है ही नहीं सर। वैसे ही आप अपने नाक को नाक ही क्यों बोलते हैं सर? कोई कारण है? कोई कारण नहीं है। आप अपने पैर को पैर ही क्यों बोलते हैं? हवा क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं है इसके पीछे। या हवा को हवा ही क्यों बोलते हैं? पानी क्यों नहीं बोलते? पानी को पानी क्यों बोलते हैं? जंगल क्यों नहीं बोलते? कोई कारण नहीं। तो इस लॉजिक का अभाव ही भाषा की यादृच्छिकता है। भाषा में रैंडमनेस लेकर के आता है। रैंडमली आपने नाम रख दिया और वो नाम धीरे धीरे करके आगे आगे चली आ रही है सर। तो ये भाषा की यादृच्छिकता का दूसरा गुण है। ठीक, तो भाषा यादृच्छिक होती है। और ये यादृच्छिकता ऐसा नहीं है कि हमको केवल हिंदी में या संस्कृत में दिखाई पड़ती ना, ये दुनिया की हर भाषा में है। जैसे जैसे मान लो अगर मैं आपको पूछता हूं कि भाई चलो बताओ आप कि रैट को रैट ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कोई कारण है तो बताइए। या काऊ को काऊ ही क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन समझाइए। या नाइफ को नाइफ ही क्यों कहा जाता है, आप रीजन बताइए। आप कारण नहीं बता पाएंगे, आप कारण नहीं बता पाएंगे। और ये कारण का अभाव होना, इस लॉजिक का अभाव होना ही क्या कहलाती है? भाषा की यादृच्छिकता कहलाती है। ये दुनिया की हर भाषा में मिलेगा आपको। दुनिया की हर भाषा में आपको ये गुण मिलेगा कि हर भाषा जो है उसमें नामकरण में तर्क का अभाव है। दुनिया की हर भाषा में आपको यह देखने को मिलता है। तो यादृच्छिकता भाषा का दूसरा गुण है। भाषा का तीसरा गुण यह होता है कि भाषा सदैव सरलता की ओर अग्रसर होती है। हर भाषा धीरे धीरे करके सरल होती जाती है। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम शब्दों का रूप केवल इसीलिए बदलते हैं क्योंकि हमको उच्चारण में वो कठिन लग रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाते हैं, अभी जैसे दिवाली में देखना बहुत सारे लोग गांव में ट्रैक्टर खरीदेंगे, लेकिन गांव में जाकर के आप पूछेंगे ना क्या खरीदे हो, तो वो ट्रैक्टर ना बोल करके बोलेगा ट्रैक्टर खरीदा हूं। रीजन रीजन ट्रैक्टर बोलना कठिन है सर, ट्रैक्टर बोलना आसान है। आज भी बहुत सारे बच्चे, आप गांव में जाएंगे, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा ना तो पूछेंगे क्या खेल रहे हो, तो वो क्रिकेट ही बोलेगा। क्यों? क्रिकेट बोलना आसान है सर, क्रिकेट बोलना कठिन है। तो शब्दों का ये स्वभाव है, या यूं बोले भाषा का ये स्वभाव है कि भाषा सदैव कठिन से सरल होती जाती है। यानी भाषा का प्रारंभिक रूप जो होगा वो कठिन होगा। ये कठिन है सर भाषा का रूप। आप इसको समझिए, संस्कृत है, आपके लिए संस्कृत की तुलना में हिंदी ज्यादा आसान पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर शब्दों की प्रवृत्ति ज्यादा आसान है, शब्दों को उच्चारण करने का तरीका ज्यादा आसान है, व्याकरण ज्यादा आसान है। तो शब्द जो है या भाषा जो है
उसका प्रारंभिक रूप कठिन होता है और वो धीरे 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 करके सरल होती जाती है। ये देखिए, हर बिंदु पर यदि आप इसका मापन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला रूप अपने पिछले वाले रूप से ज्यादा आसान है, ये वाला रूप इसकी तुलना में आसान है, ये वाला रूप वर्तमान रूप पिछली भाषाओं की तुलना में या भाषा के पिछले रूपों की तुलना में आसान है। और यही प्रवाह आपको देखने को मिलता है भाषा में। तो भाषा का यह गुण है कि वो कठिन से धीरे 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 करके सरल होती जाती है। और ठीक ऐसा ही प्रवाह आपको दिखेगा पानी का। पानी का प्रवाह भी आप देखेंगे तो हमेशा ऊंचाई से नीचे वाले समतल की तरफ होता है, ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ पानी का प्रवाह होता है। और यही कारण है कि भाषा को बहता नीर की संज्ञा दी गई है। और सवाल आता है कि भाषा को बहता नीर की संज्ञा किसने दी है? तो भाषा को बहता नीर की संज्ञा दी है कबीरदास जी ने। ठीक है, कबीरदास जी भक्तिकालीन बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, आपने सुना भी होगा, उनको जानते ही होंगे। और मेरे हिसाब से भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कबीर को ना जानता हो। ठीक है, तो कबीरदास जी ने ही भाषा को बहता नीर कहा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला गुण भाषा का, तो भाषा का चौथा गुण है कि हर भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। ध्वनि चिन्हों की उपस्थिति होती है हर भाषा की। जो भाषा लिखी जा रही है उसको लिखने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, और वो जो लिखने का तरीका है उसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह कहते हैं। ध्वनि चिन्ह कहने का सीधा सा मतलब होता है ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह। जो चिन्ह विशिष्ट ध्वनियों से बंधे होते हैं उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है ध्वनि चिन्ह। जैसे जैसे सर हमारे मुंह से ध्वनि निकली का, हमने कहा भैया इसको ना ऐसा दर्शाया जाएगा। हमारे मुंह से ध्वनि निकली पा, हमने कहा इसको ऐसा दर्शाएंगे। हमारे मुंह से ध्वनि निकली चा, हमने कहा इसको ऐसा दर्शाएंगे। हमारे मुंह से ध्वनि निकली आ, ई, इन सभी ध्वनियों के लिए आपने क्या किया सर? चिन्ह निर्धारित करके रखा है। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो करके देखेंगे, थोड़ा टेक्निकलिटी में जा करके देखेंगे तो ये चिन्ह क्या है सर? ये चिन्ह ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह हैं। और यही कारण है आप इस चिन्ह को अगर अमेरिका में भी जाके पढ़ेंगे ना तो इसको क ही पढ़ेंगे, आप इसको ता नहीं पढ़ सकते, आप इसको ता नहीं पढ़ सकते, आप इसको पा नहीं पढ़ सकते, आप इसको क्या पढ़ेंगे? का ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये चिन्ह एक विशेष ध्वनि से बंधा हुआ है सर। विशेष चिन्ह, विशेष ध्वनि से बंधे हुए चिन्हों को ही आप क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह कहते हैं। और सरल शब्दों में इसके नाम की बात कहें तो सर इसे ही नाम दिया जाता है लिपि। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हाँ, ध्यान रखिएगा, लिपि और भाषा ये लगते एक जैसे हैं लेकिन वास्तव में इन दोनों में अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका है, जबकि भाषा भावों के संप्रेषण का माध्यम है। तो इसीलिए लिपि और भाषा दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। जहां लिपियों की आप बात करते हैं तो लिपियां शब्दों को, ध्वनियों को लिखने के प्रकार्य में काम आती हैं, लिखने का प्रकार्य उनका है। लेकिन आप जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा का प्रकार्य होता है भावों का संप्रेषण करना। वो भाषा के भावों के संप्रेषण का माध्यम का काम करती हैं। तो भाषा और लिपि दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर एक ही लिपि में कई भाषाएं हो सकती हैं, होती भी हैं। जैसे आप हमारी देवनागरी ले लो, तो हमारी देवनागरी लिपि में क्या अवधी भाषा नहीं लिखी जाती? छत्तीसगढ़ी भी अवधी में लिखी जाती है। आप देखेंगे तो ब्रज भाषा भी अवधी में है ना? तो बहुत सारी भाषाएं, मराठी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो दुनिया में एक ही लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को
कि एक ही लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। एक ही लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट को आपको पहचानने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही लिपि में कई सारी भाषाओं को आप लिख सकते हैं। लिखा भी जाता है सर, जैसे आप व्हाट्सएप प्रयोग करते हैं तो सर वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग होता है, लेकिन आप भाषा जो लिख रहे हो वो हिंदी होती है कि नहीं। अब KYA क्या क्या, KAR कर, RAHA रहा, HAI है, आप इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन सर ये अंग्रेजी के तो शब्दकोश में मिलेगा नहीं, मतलब ये अंग्रेजी के शब्द नहीं है, ये शब्द है हिंदी के, लेकिन आप लिपि कौन सा प्रयोग कर रहे हो, अंग्रेजी की लिपि का आप प्रयोग वहां पर कर रहे हो। ठीक, तो एक ही लिपि में अनेक भाषाओं को लिखा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ गुण है भाषा के जिनको आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या गुण होते हैं सर? तो इसके अलावा अन्य गुणों में जैसे भाषा जो है वो सांस्कृतिक तत्वों के हस्तांतरण का माध्यम होती है, यानी आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सांस्कृतिक तत्वों को हस्तांतरित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी गौरा गौरी आई, गौरा गौरी जो है बोला देख के है तुमन जान डर हो कि भाई ये तो छत्तीसगढ़ी में लिखे गए है कि नहीं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गौरा गौरी सुना ही नहीं है, लेकिन उसको छत्तीसगढ़ी आती है सर, छत्तीसगढ़ी भाषा को वो जानता है, तो जैसे ही वो गौरा गौरी सुनेगा, ददरिया सुनेगा, कर्मा सुनेगा, उलटबासी सुनेगा, वो सुन के समझ जाएगा कि भाई ये जो भाषा है इस कविता की, इस पंक्ति की, वो छत्तीसगढ़ी है। तो सांस्कृतिक तत्वों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आप भाषा के माध्यम से करते हो। भाषा का और गुण ये भी होता है कि सर भाषा जो है वो सीखने का जरिया है, सीखने का माध्यम है। कैसे सीखने का माध्यम है? जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा हूं तो सर मैं कोई ना कोई चीज तो आपको सिखा ही रहा हूं ना, तो सीखने का जरिया है भाषा। अनेक गुण आपको मिलेंगे भाषा में, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिलहाल हम उन गुणों पर चर्चा करते हैं जिनकी आपको जरूरत भाषा को सीखने के लिए होगी, यानी व्याकरण को सीखने के लिए आपको जिन गुणों की आवश्यकता होगी हम उन्हीं गुणों पर चर्चा करेंगे। ये 4 गुण, इनको ध्यान रखिए। अब इनको कैसे याद रखेंगे सर, या इनको कैसे कब काम आएगा ये? तो इनको ये जो चीजें हैं ये कब काम आएंगी आप समझिएगा। आप जब भाषा पर क्षेत्रीयता के प्रभाव को समझेंगे ना, तो आपके लिए देशज शब्दों को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि देशज शब्दों की जब आप परिभाषा देखते हो तो वो यही होती है ना सर, कि वो किसी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं जो जो क्षेत्रीय भाषा से निकल करके हिंदी में शामिल हो गए हैं। जैसे रसगुल्ला, वो एक क्षेत्र विशेष की भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, वो हिंदी में हो गया है सर प्रयोग। जैसे गरबा, जैसे घूमर, जैसे चालू, ये सारे शब्द क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं जो कि हमारी हिंदी में आ गए हैं। तो क्षेत्रीयता के प्रभाव को जब आप समझेंगे तो सर आपको समझ में आएगा कि भाषा में देशज शब्द कैसे आते हैं। आप जब समय या मानवीय प्रवृत्ति को समझेंगे, मानवीय प्रवृत्ति को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि तत्सम और तद्भव का कॉन्सेप्ट कहां से आया। क्योंकि यहां पर जो शब्द मैंने आपको बताए, ये समझिए, ये जो लाल रंग में घेरे हुए शब्द हैं ये असल में संस्कृत के शब्द हैं, यानी तत्सम शब्द हैं। और जो नीले रंग में घेराए हुए शब्द हैं ये शब्द इनके सरलीकृत रूप हैं, यानी यही तद्भव शब्द हैं। तो मानवीय प्रवृत्ति या समय के प्रभाव को जब आप समझते हैं तो तत्सम तद्भव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। आप जब सांस्कृतिक संक्रमण वाले घटक को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो सांस्कृतिक संक्रमण है यहां से विदेशज शब्दों को आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि सांस्कृतिक संक्रमण का मतलब होता है दो संस्कृतियों का मेल होना। तो जैसे ये मान लो हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति, हमारी हिंदी भाषा का शब्द ये है, संस्कृति है, और इसका मेल हो गया मान लो अंग्रेजी से,
या पुर्तगाली से या फारसी से या अरबी से, तो उनकी संस्कृति के शब्द हमारे शब्द में, हमारे शब्दकोश में या हमारे रोजमर्रा के जीवन में आए हैं कि नहीं? बिल्कुल आए हैं सर। तो जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर, ये विदेशक शब्द वाला कॉन्सेप्ट तो इससे डायरेक्ट लिंकअप होता है, डायरेक्ट जुड़ता है सर इससे। तो सारी चीजें आपको व्याकरण सीखने के लिए जरूरी हैं, और ये है भाषाओं के कुछ प्रमुख गुण। इनको आप ध्यान में रखेंगे, अभी नहीं, पूरे व्याकरण को पढ़ते तक सभी जगह पर आपको ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करती रहेंगे कि हाँ सर, ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ये गुण होता है। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास क्रम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का विकास क्रम। और हिंदी का विकास क्रम यदि आप देखेंगे तो यहां से लगातार कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, लगातार क्वेश्चन इस पर्टिकुलर हिस्से से उठा उठा करके आपको दिया गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि यह हिंदी का विकास क्रम दरअसल है क्या। देखिए, आप जब हिंदी का विकास क्रम शब्द प्रयोग करते हैं तो यहां पर आप खुद इस बात को वेरीफाई करते हैं कि सर हिंदी जो है वो अचानक से पैदा नहीं हुई है। 14 सितंबर को अचानक से पैदा नहीं हुई है सर। हिंदी भाषा धीरे 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 करके डेवलप हुई है सर, डेवलपमेंट हुआ है भाषा का। तो भाषा हिंदी की यदि मैं बात करूं या किसी भी भाषा की अगर मैं बात करूं तो हर भाषा धीरे धीरे करके ही विकसित होती है। और यदि मैं हिंदी के विकास क्रम की बात करूं तो हिंदी का विकास क्रम आरंभ माना जाता है संस्कृत से। हिंदी का विकास क्रम आरंभ होता है संस्कृत से, और संस्कृत से चूंकि हिंदी का विकास क्रम आरंभ होता है, इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी भाषा के नाम से जाना जाता है। हिंदी की आदि जननी भाषा कौन है? तो आपका जवाब होगा हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। अब ये जो संस्कृत है ये हमको दो रूपों में दिखाई पड़ती है। आप इतिहास में जब साहित्यों को खंगालते हैं तो आपको पता चलता है कि संस्कृत भी ऐसा नहीं कि केवल एक ही टाइप की संस्कृत है। संस्कृत आपको दो रूपों में दिखाई पड़ती है। एक जो रूप है वो है वेदों का संस्कृत, वेदों की संस्कृत, और वेदों की संस्कृत को आप नाम देते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ये जो वैदिक संस्कृत है इसका समय काल माना जाता है लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक संस्कृत के साक्ष्य हमको मिलते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि वेदों को जब लिपिबद्ध किया गया तो उस समय लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास का काल उस समय चल रहा था। तो वैदिक संस्कृत इस समय की भाषा थी। अब ये जो वैदिक संस्कृत थी इसको यदि आप ध्यान से देखें तो वैदिक संस्कृत में आपको दो बहुत बहुत प्रमुख गुण देखने को मिलता है। ये दो गुण कौन से हैं सर? तो वैदिक संस्कृत में एक जो गुण था उसको नाम दिया जाता है योगात्मकता का गुण। यानी वैदिक संस्कृत एक योगात्मक भाषा थी। और दूसरा गुण था वैदिक संस्कृत का कि वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा भी थी। वैदिक संस्कृत योगात्मक भाषा भी थी और वैदिक संस्कृत एक संगीतात्मक भाषा भी थी। अब सवाल यह आता है कि सर योगात्मक शब्द का मतलब क्या और संगीतात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, योगात्मक शब्द को यदि आप ध्यान से देखें तो योगात्मक शब्द बना है युज धातु से। युज मतलब जोड़ना। योग शब्द आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। योग का मतलब होता है जोड़ना, होता है कि नहीं? योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जिस भाषा में सारे शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा जाता है ऐसे भाषा को कहा जाता है योगात्मक भाषा। क्या मतलब सर? मतलब देखो, जैसे
हम जब भी हिंदी लिखते हैं तो आपने एक बात पर गौर किया होगा कि ऊपर से एक लाइन हम जरूर खींचते जाते हैं शब्दों के ऊपर, ऐसा। इस सीधी खड़ी लाइन को, सीधी चलती हुई लाइन को हम नाम देते हैं शिरोरेखा, या इसी को बोला जाता है सुरेखा। ठीक है, सरल शब्दों में इसको सुरेखा बोल देते हैं, वास्तव में संस्कृत में इसका नाम हुआ करता था शिरोरेखा। ठीक, तो आप क्या देखते हैं सर, आप ये देखते हैं कि जब आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में एक शब्द को लिखने के बाद आप शिरोरेखा को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, उसके बाद दूसरा शब्द आता है, उसके बाद खंडन करते हो तो तीसरा शब्द आता है, फिर खंडन होता है, चौथा शब्द आता है। इस प्रकार से शिरोरेखा बीच बीच में आपको खंडित होती हुई दिखती है, दिखाई पड़ती है सर हमको। लेकिन जब आप वैदिक संस्कृत की बात करते हैं ना, तो वैदिक संस्कृत में ऐसा नहीं होता था। वैदिक संस्कृत में सारे शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखा जाता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसमें वैदिक संस्कृत दिखती कैसे थी। देखिए, वैदिक संस्कृत, देखिए, ये देखिए आप, ये है सामवेद। ठीक है, सामवेद है। अब इसको ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां से शब्द आरंभ हुआ और ये शब्द चलते 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 यहां तक खत्म हुआ है, और वैसे ही दूसरा शब्द ठीक बाद से आरंभ हुआ और वो चलते 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 पूरा दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन कवर करके यहां पर या यहां पर समाप्त हुआ है। ये दिखाई पड़ रहा है हमको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे शब्द एक लाइन में लिखे हुए हैं, एक लाइन में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, लेकिन हम इनमें अंतर इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सर क्योंकि यहां पर सारे शब्दों को आपस में जोड़ करके लिख दिया गया है। सारे शब्दों को जब एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तो भाषा के इसी गुण को कहा जाता है योगात्मकता का गुण। और वैदिक संस्कृत में आपको ये एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि सारे शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। वैसे ही भाषा जो होती है वो संगीतात्मक भी थी सर। वैदिक वैदिक जो संस्कृत थी वो संगीतात्मक भी थी। वैदिक संस्कृत संगीतात्मक इसलिए थी क्योंकि वेदों को जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करना होता था तो वहां पर श्रवण का सहारा लिया जाता था, सुनाया जाता था। आचार्य बैठते थे आसन पर और अपने सामने विद्यार्थियों को बिठाते थे और उनको याद करवाते थे। अब हमको पता है सर कि कोई भी पैराग्राफ वाली चीज जो होती है वो याद करने में थोड़ी सी कठिन तो होती है। तो हमने कहा कि हमने इसका तोड़ निकाला, हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम जब शिष्यों को सिखाएंगे तो कविताओं के रूप में वैदिक ज्ञान को देंगे। तो कविताओं के रूप में वेदों के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित किया गया और उसी के लिए हमने संगीतमय रूप में या संगीत से बंधे हुए छंदों को आधार बना करके वेदों की रचना की है। यानी वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो वेदों में आपको पैराग्राफ नहीं मिलेगा। वेदों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऋचाएं मिलेंगी, श्लोक मिलेंगे, और श्लोक जो होते हैं वो छंदों से बंधे होते हैं। ठीक है, आप जैसे इस चीज को समझिएगा, जैसे मान लो आपको हनुमान चालीसा याद करनी है ना, तो आप उसको पैराग्राफ वाले फॉर्म में याद कर ही नहीं सकते। आपको यदि उसको याद करना है तो सर लयात्मकता को पकड़ के गाना ही पड़ेगा, और अगर आप लयात्मक नहीं हुए तो वो हनुमान चालीसा आपको फिर याद होने से रही, फिर वो आपको याद नहीं होने वाली। आपको गाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो छंदों में लिखी गई रचना है। वहां पर आप पढ़ते हैं चौपाई और दोहा है, तो दोहा और चौपाई से आशय ये होता है सर कि वो भी तो अल्टीमेटली है तो छंद, मात्राओं से बंधी हुई रचना है, मात्राओं की संख्या से बंधी हुई रचना है। जैसे चौपाई में आप पढ़ते हैं 16 16 16 16 के 4 बंद होते हैं, 4 पद होते हैं 16 16 के। तो ये 16 क्या है, ये मात्राओं की संख्या है। और अगर कोई रचना मात्राओं की संख्या से बंधी हुई है, मतलब समझ जाइएगा कि वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी,
वो 110% संगीतात्मक ही होगी। तो संगीतात्मक रचना है वैदिक संस्कृत, ठीक। और ये दोनों गुण चूंकि वैदिक संस्कृत में पाए जाते थे, इसीलिए वैदिक संस्कृत में चूंकि ये दोनों गुण पाए जाते थे, इसीलिए 3 ऐसे भाषा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृत लोगों की भाषा नहीं है, यानी आम लोग इसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। ये 3 महाशय कौन थे? इन 3 महाशयों के नाम याद रखिए, ठीक है। वैसे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे तो याद रख सकते हैं। एक का नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एक का नाम था मैक्सवेल, और एक का नाम था वेबर। ये 3 ऐसे भाषा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने पहली बार कहा कि वैदिक संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं है, ये केवल एक साहित्यिक भाषा है जिसमें जिसमें साहित्यों की रचना की जाती थी, जिसमें कविताओं को लिखा जाता था। ये वैदिक संस्कृत के बारे में आप याद रखिए। तो वैदिक संस्कृत ही हिंदी की आदि जननी है, ध्यान रखिए। कभी विकल्प में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों ही दे दे तो आंसर हमेशा लेना वैदिक संस्कृत को, ठीक। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई भाषा है तो भाषा तो अपना रूप बदलेगी, और भाषा अपना रूप धीरे 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 करके समय के साथ बदलती जाती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक संस्कृत का सरलीकरण होता है, और इस सरलीकरण के परिणाम स्वरूप संस्कृत का जो रूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में आसान थी। ये इतनी आसान थी कि आम लोग इसको साहित्यों के अलावा गद्यों के लेखन में भी प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। ये लोग विदेशी हैं क्या सर? हाँ तो भाई विदेशी ही नाम है ना यार, कोई भारतीय थोड़ी रखेगा। ग्रियर्सन कुमार, ग्रियर्सन चंद्र सक्सेना, हाँ ऐसा थोड़ी नाम होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो कुमार उमार जुड़ता है ना, इसमें थोड़ी जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिणित हो जाती है, और ये जो लौकिक संस्कृत है इसमें फिर बहुतायत में गद्यों का लेखन आरंभ होता है, गद्य लिखे जाते हैं। पैराग्राफ वाली राइटिंग लौकिक संस्कृत से आरंभ होती है। इसके पहले यदि आप गद्य वाले ग्रंथ देखोगे तो गद्य में आपको केवल और केवल यजुर्वेद में थोड़ा सा 4-5 पन्ने की रचना मिलेगी यजुर्वेद में, जो कि गद्य के रूप में है। क्योंकि यजुर्वेद को जब आप बांटते हैं ना या देखते हैं तो यजुर्वेद 2 भागों में दिखता है। एक खंड को बोला जाता है कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरे को बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद 2 भागों में बटा है। कृष्ण यजुर्वेद को जब आप देखेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में आपको 10 मंडल, मतलब इसमें बहुत सारे मंडल मिलेंगे, और उन मंडलों में से एक मंडल का एक सूक्त, एक मंडल का एक सूक्त जो है ये आपको मिलता है पैराग्राफ वाले फॉर्म में। और इसी के आधार पर आप कई सारे किताबों में लिखा हुआ एक तथ्य पाएंगे कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जबकि गद्य की मात्रा एकदम जैसे समुद्र में आप एक एक बोतल इंक डाल दो, केवल उतना है ये। गद्य की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि इसमें देखोगे तो बहुत सारे मंडल है, उसमें से एक मंडल का और छोटा छोटा खंड करोगे तो उसमें एक सूक्त मिलेगा जो कि पद्य वाले गद्य वाले फॉर्म में मिलता है, गद्य वाले फॉर्म में। और उसी को आधार बनाकर बोल दिया जाता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला वेद है यजुर्वेद। अब लौकिक संस्कृत से मेन चालू होता है हमारे यहां गद्यों का लेखन, और इसके अंतर्गत पंचतंत्र जैसी रचनाएं सामने आती हैं। आप मालविकाग्नि मित्र जैसी रचना पढ़ते हैं,
आप अभिज्ञान शाकुंतलम, खैर अभिज्ञान शाकुंतलम तो पूरी पद्यात्मक रचना है। आप इसके अंतर्गत भास की रचनाओं को देखते हैं, भारवी की रचना देखते हैं, किरितार्जुनियम, वो भी लौकिक संस्कृत में लिखी गई रचना है। धीरे 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 करके लौकिक संस्कृत भी सरलीकृत होती है, और लौकिक संस्कृत जब सरलीकृत होती है लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, तो लौकिक संस्कृत के सरलीकरण से भाषा का जो रूप सामने आता है उसको नाम दिया जाता है पाली भाषा। ये जो पाली भाषा है ये वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत की तुलना में बहुत आसान थी, और ये इतनी आसान थी कि इसको आम लोग व्यवहार में लाते थे, मतलब आमजन जो है इसका व्यवहार करते थे। तो पाली भाषा इतनी सरल थी कि इसको बाद के जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भारत की प्रथम जनभाषा होने का दर्जा दिया है। भारत की प्रथम जनभाषा होने का दर्जा किस भाषा को प्राप्त हुआ? पाली भाषा को। ये पाली भाषा वाकई में बहुत आसान थी, और ये इतनी आसान थी कि आप जो आम लोगों के बीच, जनमानस के बीच में जिस भाषा में व्यवहार किया जाता है इसको उसी भाषा के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने भी जब अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया तो इसी भाषा को माध्यम बनाया था, पाली भाषा को, क्योंकि उस समय लोगों तक जुड़ना ज्यादा जरूरी था। तो गौतम बुद्ध ने इस चीज पर विचार किया और कहा कि भाई जब मैं लोगों से बात करूंगा, जब लोगों से मिलूंगा, जब लोगों को ज्ञान में दूंगा, तो वो ज्ञान संस्कृत में ना होकर के किस में होगा? पाली भाषा में। इसका सीधा सपाट रीजन ये था कि पाली भाषा चूंकि उस समय जन सामान्य की भाषा थी, तो गौतम बुद्ध ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ना चाहते थे, और जुड़े भी। और इतिहास गवाह है, इतिहास में आपने पढ़ा है कि भाई तत्कालीन धर्मों में सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित जो धर्म हुआ है वो बौद्ध धर्म हुआ है। क्योंकि आप गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आप यदि सार निकालें तो वहां पर आपको एक चीज हमेशा मिलता है कि सर इन्होंने अपनी जो ज्ञान है, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो शिक्षाएं हैं उसका प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया है, यानी जन सामान्य की भाषा में किया है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए। इसके बाद जब गौतम बुद्ध का देहावसान हुआ, जब उनका देहांत हुआ, तो उसके बाद जो त्रिपिटक लिखे गए वो त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही आपको उपलब्ध हो पाएंगे। इसके अलावा गौतम बुद्ध के देहावसान के बाद जब बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान महायान, तो हीन वंश के या हीनयान के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब के सब पाली भाषा में हैं। तो पाली भाषा उस समय आम लोगों के व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा थी, और इसीलिए पाली भाषा को भारत की प्रथम जनभाषा या लोक भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। धीरे 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 कालांतर में समय बीता और पाली भाषा लगभग पहली सदी के आसपास प्राकृत भाषा में परिणत हो गई। प्राकृत भाषा में परिणत हो गई। ये जो प्राकृत भाषा है इसके बारे में सबसे फेमस तथ्य यह है कि प्राकृत भाषा जो है ये भारत की सीमा के अंतर्गत शिलालेखों की प्रथम भाषा बनी। शिलालेखों की प्रथम भाषा, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जो पढ़े जा सकने योग्य प्राचीनतम शिलालेख हैं वो है सम्राट अशोक के। मौर्य काल आप पढ़ते हैं तो मौर्य काल में नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है सम्राट अशोक का, और सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में। उनके जितने शिलालेख हैं उनकी भाषा आम लोगों की भाषा को, या यूं बोला जाए कि आम लोगों को कहीं ना कहीं एक संदेश देने के लिए होता था कि भाई मैं ये आदेश देता हूं, क्योंकि उस समय के वो सम्राट थे, राजा थे, तो उस समय लोगों से संवाद करने के लिए वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, और संवाद भी कैसे करते थे? लिखित रूप में। और इसीलिए शिलालेखों की प्रथम भाषा होने के साथ ही भारत की प्रथम
राजभाषा होने का दर्जा भी प्राकृत भाषा को प्राप्त है। प्राकृत भाषा ही भारत की प्रथम राजभाषा थी। राजभाषा कहने का मतलब होता है राज्य के द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा। अब राज्य का मतलब यहां पर उस मशीनरी से होता है, उस यंत्र से होता है जिसके द्वारा कोई कोई राज्य जो है वो संचालित होता है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या भी आती है, जिसके अंतर्गत एक जो शासकीय तंत्र है वो भी आता है, इसके अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी भी आती है, अफसरशाही भी आती है, सारी चीजें। तो उसकी भाषा के रूप में चिन्हांकित किया गया है प्राकृत भाषा को। तो प्राकृत भाषा शिलालेखों की प्रथम भाषा थी और साथ ही इसको भारत की प्रथम राजभाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। धीरे धीरे प्राकृत भाषा सरलीकृत होती है और प्राकृत भाषा का सरलीकरण होता है लगभग 10वीं सदी के आसपास। और प्राकृत भाषा के सरलीकरण से 7 अपभ्रंशों का विकास होता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि प्राकृत भाषा लगभग 10वीं सदी के आसपास 7 छोटे छोटे खंडों में टूट गई। 7 अलग अलग अपखंडों का निर्माण हुआ जिनको हमने नाम दिया है 7 अपभ्रंश। ये जो 7 अपभ्रंश थे, वास्तव में देखा जाए तो ये 7 अपभ्रंश असल में प्राकृत भाषा के ही रूप हैं, लेकिन क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण इनका रूप प्राकृत की तुलना में थोड़ा सा अलग हो गया। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मैं चूंकि छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा है, तो जब मैं रचना करता हूं हिंदी की रचना, तो उस हिंदी की रचना में मैं छत्तीसगढ़ी के शब्दों का, छत्तीसगढ़ी के संवादों का मैं प्रयोग करने लग जाऊं। इससे होगा ये कि सर साहित्य तो हिंदी का ही रहेगा, लेकिन उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का पुट हमको मिलना चालू हो जाता है और इसीलिए प्राकृत भाषा 7 अलग अलग रूपों में दिखना हमको प्रारंभ हो जाती है। और ये जो 7 भाग हैं, इनको यदि आप ध्यान से देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है, इस विकास क्रम को यदि आप ध्यान से देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाषा क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण बट रही है। अब ये 7 अपभ्रंश कौन से थे सर? तो इन 7 अपभ्रंशों का नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पढ़ते नहीं हैं और यहां से क्वेश्चन उठा करके आपको दे देता है। तो ये 7 अपभ्रंश कौन से थे, इनको देखते हैं सबसे पहले। चलिए, तो ये भारत था हमारा पहले। प्राकृत भाषा इस पूरे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा थी। जब समय धीरे 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 करके बदला तो प्राकृत भाषा विखंडित होकर जो पहला रूप बनाती है, उस भाषा को नाम दिया गया शौरसेनी। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश, इसको पहला नाम दिया गया। ये पहला अपभ्रंश था हमारा, इसको नाम दिया गया ब्राचड़ अपभ्रंश। ये पहला अपभ्रंश है ब्राचड़ अपभ्रंश। दूसरे अपभ्रंश का विकास होता है पश्चिमी दिल्ली से लेकर के गुजरात वाले हिस्से में। यहां पर जिस अपभ्रंश का विकास हुआ इसको नाम दिया जाता है शौरसेनी अपभ्रंश। तीसरे अपभ्रंश का विकास हुआ पंजाब वाले इलाके में और यहां पर जिस अपभ्रंश का विकास हुआ इसको नाम दिया जाता है पैशाची अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का विकास हुआ इस पहाड़ी इलाके में, ये पूरा हिमालय वाला एरिया है ना, यहां पर जिस अपभ्रंश का विकास हुआ इसको नाम दिया गया खस अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का विकास होता है इस भूभाग में, यहां ऐसा, और इस अपभ्रंश का नाम रखा गया मागधी, क्योंकि मगध प्रांत हुआ करता था ये पूरा पहले, तो इसको नाम दिया गया मागधी अपभ्रंश। एक अपभ्रंश का विकास हुआ इस भूभाग में ऐसा, और इसको नाम दिया गया अर्ध मागधी। ये अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसके बाद एक अपभ्रंश का विकास हुआ यहां
महाराष्ट्र वाले इलाके में। इसको नाम दिया गया महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इन 7 अपभ्रंशों का विकास हुआ प्राकृत भाषा के विखंडन से। ये 7 अपभ्रंश कौन से थे? ये 7 अपभ्रंश थे सर। कालांतर में इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। यानी अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी का विकास किससे हुआ माना जाएगा? अपभ्रंशों से माना जाएगा। चूंकि हिंदी का विकास क्रम हम पढ़ रहे हैं तो हम अपभ्रंश के बाद क्या लिखेंगे? हिंदी। अब जब मैं कह रहा हूं कि इन्हीं 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भाषाएं विकसित हुई हैं, तो आधुनिक भाषाओं में आप नाम पढ़ते हैं ब्राचर से सिंधी भाषा, पैशाची से पंजाबी भाषा, शौरसेनी से मारवाड़ी भाषा आई, राजस्थानी भाषा आई, हरियाणवी बोली आई, इसके अलावा गुजराती भाषा यहीं से आई है। आप खस अपभ्रंश से देखेंगे तो पहाड़ी, गढ़वाली, कुमायूनी जैसी भाषाएं आई। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी, नेपाली, मैथिली, असमिया, इसके अलावा बिहारी, इसके अलावा बंगाली, आपका ओडिया, ये सारी भाषाएं यहां से आई। अर्धमागधी अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ी, 3 भाषाएं आई हैं यहां से मेन। एक का नाम है छत्तीसगढ़ी, एक का नाम है अवधी और एक का नाम है बघेली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 3 भाषाओं का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और यही कारण है कि इन तीनों अपभ्रंशों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन। इसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, यहां से मराठी और गोवा की राजभाषा कोंकणी, इन सब का विकास इन अपभ्रंशों से हुआ है। हिंदी का विकास माना जाता है इन 7 अपभ्रंशों के मिलन बिंदु पर, और इसीलिए हिंदी को बांटना भी आसान हो जाता है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में। ये जो शौरसेनी है, इसको इसी से, शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, जबकि अर्धमागधी को नाम दिया जाता है पूर्वी हिंदी। ध्यान रखेंगे इसको। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी से आई है भाई। छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी से आई है, जबकि जो शौरसेनी अपभ्रंश है यहां से पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है। अब एक सवाल यह भी आता है कि सर अपभ्रंश से डायरेक्ट हिंदी आ गए क्या? कुछ भाषा शास्त्री इसके संबंध में थोड़ा सा मतांतर जरूर रखते हैं, यानी मत भिन्नता वहां पर हमको देखने को मिलती है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, वो कहते हैं कि अपभ्रंश जो है वो डायरेक्ट हिंदी में नहीं बदले हैं, बल्कि अपभ्रंश पहले धीरे 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 करके अवहट्ट में परिणित हुए और कालांतर में अवहट्ट अपना रूप बदलकर क्या बनी है? हिंदी बनी है। तो इस तरीके से आपको अवहट्ट के रूप में एक और सीढ़ी अपभ्रंश के बाद और हिंदी के जस्ट पहले देखने को मिलती है। तो यह है हिंदी का विकास क्रम। अब इसी में समझिए, इसी वाले मैप में कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 7 अपभ्रंश जो हैं, क्या इन 7 अपभ्रंशों में किसी एक अपभ्रंश का प्रभाव हिंदी पर सबसे ज्यादा पड़ा है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। हिंदी पर सर्वाधिक प्रभाव है शौरसेनी अपभ्रंश का, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी पर सबसे ज्यादा यदि प्रभाव किसी अपभ्रंश का पड़ा है तो वो है शौरसेनी अपभ्रंश का। उसका कारण यह है कि शौरसेनी से निकली है पश्चिमी हिंदी, और इस पश्चिमी हिंदी से एक भाषा निकली है, वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली, और यही खड़ी बोली वर्तमान में हमारे हिंदी के मानक स्वरूप के रूप में जानी जाती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने
हिंदी का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर कहीं से लिया है तो वो खड़ी बोली से लिया है। मानक रूप कहने का मतलब होता है वर्णों को उच्चारित करने का तरीका, शब्दों को लिखने का तरीका कैसा होगा, किसके हिसाब से होगा। तो हमने कहा कि हिंदी को बोलने का, वर्णों को उच्चारित करने का, शब्दों को लिखने का जो तरीका होगा वो खड़ी बोली से लिया जाएगा, वैसे ही होगा जैसे खड़ी बोली में। और इसीलिए हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है खड़ी बोली का। और खड़ी बोली आई है पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी असल में हिंदी का विभाजन है। हिंदी को 5 अलग अलग उपबोलियों में, उपभाषाओं में बांटा जाता है, सॉरी, है ना। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उसमें एक उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ी शामिल है। एक है पश्चिमी हिंदी, जहां से आई है खड़ी बोली। एक को बोला जाता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। एक है बिहारी हिंदी, जिसके अंतर्गत मैथिली भाषा आती है, बिहारी हिंदी। और हिंदी की 5वीं उपभाषा का नाम है पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी, है ना, ये जो भाषाएं हैं वो आती हैं। तो ये जो 5 उपभाषाएं हैं इनमें से सबसे ज्यादा प्रभाव यदि मुझे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा भाई हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? पश्चिमी हिंदी का। क्योंकि पश्चिमी हिंदी कहां से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। और इसी पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली भाषा है खड़ी बोली, जिसको मैंने हिंदी के मानक स्वरूप के रूप में स्वीकार किया है। और इसीलिए हिंदी में शब्दों को बोलने का, लिखने का तरीका जो होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसे खड़ी बोली में। और इसीलिए हिंदी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिमी हिंदी का या शौरसेनी अपभ्रंश का पड़ता है। ठीक, तो वापस आते हैं सीक्वेंस में। यहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या याद करनी है सर? यहां से इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे पहले तो याद करिएगा इस सीक्वेंस को, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो सीक्वेंस में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट हिंदी, इसको याद रखिए। हो सकता है वो अवहट्ट कभी दे कभी ना दे। अवहट्ट यदि दे रहा है तो इस बात को ध्यान रखना कि वो अपभ्रंश के बाद और हिंदी के जस्ट पहले आएगा। और अगर अवहट्ट नहीं दिया है तो अपभ्रंशों के बाद डायरेक्ट हिंदी आपका आंसर होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है इसके सीक्वेंस से। दूसरा, ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं कि भारत की प्रथम जनभाषा कौन है या शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली पहली भाषा कौन है, भारत की प्रथम राजभाषा कौन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। या क्वेश्चन देता है कि हिंदी में, हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंशों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। ये आपको एग्जाम में पूछता है। हिंदी का विकास किससे हुआ है? अब ये एक कठिन क्वेश्चन हो जाता है, हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो आप सभी का दिमाग ये चलेगा सर हिंदी का विकास तो संस्कृत से हुआ है। नहीं, 2 क्वेश्चन है यहां पर। एक क्वेश्चन मैं आपको ये पूछ सकता हूं यहां से कि, एक क्वेश्चन मैं यहां से पूछ सकता हूं कि हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी बोलूंगा, इसका मतलब ये चैन जहां से चालू हुआ है उस बिंदु को मैं पॉइंट आउट करूंगा। मतलब हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। और यदि वैदिक और लौकिक दोनों विकल्प में दिया है तो आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। ये एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? हिंदी का विकास किससे माना जाता है? तो हिंदी का विकास माना जाता है अपभ्रंशों से। इस बात को ध्यान रखना, संस्कृत मत लेना यहां पर आंसर। यहां पर आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि यहां पर हिंदी के विकास की बात हो रही है, तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से।
लेकिन ये श्रृंखला कहां से चालू हुई? तो वैदिक संस्कृत से, इसलिए आपने उसको हिंदी की आदि जननी भाषा कहा है। ठीक, तो ये सारे फैक्ट एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। कल हम लोग एक नया टॉपिक चालू करेंगे और वो टॉपिक होगा आपका भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस किए गए हैं भाषाओं के संबंध में, उनको हम लोग डिटेल में कल देखेंगे और जो क्वेश्चन आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मान सिंह, रमेश, रीना, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। अगर ऑप्शन में आवहट भी दिया है तब क्या डालना है सर? तो भी आप अपभ्रंश लेना, क्योंकि आवहट जो है ना वो केवल कुछ भाषा शास्त्रियों का मत है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है और विकल्प में अपभ्रंश भी दिया है, वो संस्कृत भी दिया हो, आवहट भी दिया हो, तो भी आंसर लेना अपभ्रंश। ठीक है, क्योंकि आवहट का होना वो कुछ भाषा शास्त्रियों का मत है, सर्वमान्य मत नहीं है वो। ठीक है, वो तो इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कभी क्वेश्चन में दे दिया तो वो कहां पर रहेगा, कहां पर उसका एग्जिस्टेंस आता है, तो बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल।